गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एस के गुप्ता आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चैप्टर है और इसे हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारा चैनल है फोटोन ब्रेन। पहले लेट्स लर्न फिजिक्स बाय एस के गुप्ता था, उसी का चेंज करके फोटोन ब्रेन किया गया। तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा है परमाणु संरचना, लेक्चर 1। और हम लोग देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या परमाणु संरचना में। तो आप पहले ये आप देखिए कि यहाँ से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल में थॉमसन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल है, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संयोजकता, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक तथा उनके संभारिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्या है कि स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या है, ये देखिए परमाणु संरचना। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परमाणु जो है ये क्या होता है। ये परमाणु जो है ये परमाणु क्या होता है। इसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो बच्चों साइंटिस्ट का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो भी सब्सटेंसेस है, ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास जो पाए जाते हैं या पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत छोटे यानी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने होते हैं। और उसी सूक्ष्मतम कण को वैज्ञानिकों ने परमाणु कहा है। उसे क्या कहा है? परमाणु कहा है। यानी परमाणु है क्या? तो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो जब वैज्ञानिकों ने परमाणु नाम दिया पदार्थ के छोटे कणों को, तो अब वैज्ञानिकों के बीच में क्वेश्चन एराइज होने लगा, उठने लगा कि आखिर परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु कैसा दिखता है। ये तो छोटा है लेकिन ये दिखता कैसे है, ये परमाणु का एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई, एक संरचना उसका बताने की कोशिश की गई। तो उसके बाद डाल्टन जो है, डाल्टन साहब, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले एटॉम के बारे में, मतलब कि उनकी संरचना के बारे में बताते हैं। तो ये देखिए, तो हम लोग एक फिगर के माध्यम से पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि डाल्टन ने, ये देखिए डाल्टन ने कहा कि जो एटम है, जो परमाणु है, वो एक स्फीयर के टाइप का यानी गोले का टाइप का है। ये एक गोले के टाइप का है। और इसी आकार को ही उन्होंने क्या कहा कि ऐसा ही परमाणु दिखता है। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए कि डाल्टन ने क्या कहा। देखिए जॉन डाल्टन ने परमाणु को कैसा बताया है, तो एक गोले के समान बताया। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य इकाई माना था। तो डाल्टन जो है ना, वो परमाणु को अविभाज्य कण माने थे, बोले थे कि ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है और इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता और इसके अंदर और भी कुछ नहीं है, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन ये बात उनका गलत निकला। देखिए, पर उनका यह तत्व 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। डाल्टन ने कहा था कि ये अविभाज्य कण है, मतलब इसके विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये बात गलत निकली। असल में वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन की खोज की। इन कणों को उप परमाणविक कण कहा जाता है। तो डाल्टन ने तो पहले कहा कि यह पदार्थ का सबसे छोटा कण है और ये एक गोले के समान है और ये एक अविभाज्य कण है। तो गोले के समान तो माना गया, लेकिन ये अविभाज्य कण है, ये 19वीं सदी में ये गलत कह दिया गया।
ठीक है, कि ऐसा नहीं, क्योंकि जब हम लोग एटम के अंदर देखते हैं तो 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन का पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये बात को नकार दिया गया कि यह एक अविभाज्य कण नहीं है, जबकि विभाज्य इकाई है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कि एटम का खोज, एटम की संरचना तो डाल्टन ने बताया कि ये गोले के आकार का है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के द्वारा जे टॉमसन ने किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जे टॉमसन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट किया कि इधर में, ये देखिए, ये मेरा कैथोड है। ठीक है, ये जो एक आयरन का एक मेटल है, इसको हम लोग क्या किए कि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। देखिए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। और ये भी एक मेटल है, यानी एक धातु है, धातु का एक प्लेट है, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और ये वाले को हम लोग कहते हैं एनोड। ठीक है, और ये एक डिस्चार्ज ट्यूब में, एक ग्लास का एक ट्यूब है ये, इसमें ये दोनों को बंद कर दिए। ठीक है, और इस ग्लास का जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब में बहुत लो प्रेशर है। देखिए, यहाँ पर जो हवा का प्रेशर है ना, हवा का जो दाब है बहुत कम है। ठीक है, और ये बैटरी जो यहाँ पे लगाए हुए हम लोग, ये हाई वोल्टेज जनरेटर है। ठीक है, यानी ये जो सोर्सेस है, ये हाई वोल्टेज, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब हम लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि एक ट्यूब में लो प्रेशर हो, यानी हवा का दाब बहुत कम हो, और जो ये वोल्टेज है, जो सोर्स है हमारा ये करंट का, वो हाई वोल्टेज हो, तो होता क्या है कि कैथोड से कुछ रे निकलती है, कैथोड से कुछ रे निकलती है। देखिए, ये रे निकली, ये किरण निकली। ठीक है, तो ये जो किरण है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैथोड रे। इसको क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे। और ये कैथोड रे है। तो ये जे थॉमसन ने ये पता किया, तो देखा कि इस रे में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, एक ऋण आवेशित कण पाया गया, जिसे जे थॉमसन ने क्या कहा कि यही इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहीं से हमको पता चला कि परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और भी एक हम लोग यहाँ पर बात देखते हैं। देखिए, ये जो कैथोड रे है, ये देखिए, जब हम लोग ऊपर में एक नेगेटिव प्लेट और नीचे में एक पॉजिटिव प्लेट रखते हैं, तो ये जो रे है ना, पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है। तो इस मुड़ने से पता चलता है कि इस रे में नेगेटिव पार्टिकल है, यानी ऋणात्मक कण है। तभी तो ये पॉजिटिव की ओर झुक गया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये इधर की ओर झुक गया। ठीक है, और हम लोग एक बात देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जब कैथोड रे के बीच में एक, ये देखिए, ये मेटल क्रॉस रखा गया है, तो ये क्या हो रहा है कि इसका शैडो बन रहा है। इससे पता चलता है कि ये कैथोड रे एक सीधी रेखा में जा रही है, एक कैथोड रे जो है एक सीधी रेखा में जा रही है, क्योंकि ये इसका शैडो बना रहा है। ठीक है, और यदि यहाँ पर हल्का ये घिरनी टाइप का ये रहे, तो इसको ये घुमाता भी है, ये इसको घुमाने लगता है। ठीक है, तो इससे लगता है कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे कण से बना हुआ है। ठीक है, तभी। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चलती है, जब भी कोई चीज शैडो बनाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो जो किरण है वो सीधी रेखा में चलती है, तभी वो शैडो बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। ठीक है, और ये घिरनी जब घूमने लगती है, तो इससे हमको ये साबित होता है कि ये जो किरण जो चल रही है, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। और इसी कण को, कैथोड रे में जो कण पाए गए, ऋणात्मक कण, उसी कण को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे,
तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणें के द्वारा हुई और जे टॉमसन ने किया। ठीक, और देखिए टॉमसन ने कैथोड किरण की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई ना, तो उसमें पता किया गया कि उस पर चार्ज कितना है। तो ये देखिए आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये हमें जे टॉमसन ने बताया उसकी खोज करके। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे से हुई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग देखिए प्रोटॉन की खोज। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज उसी प्रकार हुआ है लेकिन एनोड किरणों के द्वारा। ठीक है, और एनोड किरणों को ही हम लोग केनाल किरण भी कहते हैं, याद रखिएगा। और प्रोटॉन की खोज जो है ना, ई गोल्डस्टीन के द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धन आवेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की। ठीक है, तो देखिए ये गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैसे प्रोटॉन की खोज की, ये हम लोग देखते हैं। तो यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे, तो अब क्या है कि गोल्डस्टीन ने क्या किया कि देखिए ये जो मेरा कैथोड था, ये देखिए कैथोड, उसमें देखिए होल कर दिया गया, छोटा छोटा छेद कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और इधर जो उसी प्रकार और सब चीज वही की, खाली इसमें होल किया गया। और इस देखिए इस ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब के अंदर एयर एट वेरी लो प्रेशर, हवा का बहुत कम दबाव है। ठीक है, इसके अंदर, और वोल्टेज तो हाई वोल्टेज है ही यहाँ पे। ठीक है, हाई वोल्टेज है ही। तो जब लो प्रेशर यानी बहुत हवा का दाब कम किया गया और वोल्टेज को हाई किया गया, और ये देखिए कैथोड में छोटा छोटा देखिए छिद्र कर दिया गया, तो देखा गया कि एनोड से कुछ किरण निकल रही है। देखिए ये किरण निकलने लगी। तो इन्हीं किरणों को गोल्डस्टीन ने क्या कहा, एनोड रे कहा, यानी एनोड किरण कहा। ठीक है, यानी केनाल रे कहा। और देखा गया कि ये केनाल किरणें जो हैं सॉरी, इसमें धनात्मक कण है। कैसे कण है, धनात्मक कण है। और इसी कण को प्रोटॉन कहा गया। इसी कण को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, तो अब देखिए और भी हम लोग प्रोटॉन के बारे में जाने। तो ये भी प्रोटॉन बहुत मतलब कि सीधी रेखा में जा रही थी, ये एनोड रे। ठीक है, तो ये भी यदि यहाँ पर हम लोग कुछ रखेंगे तो ये शैडो बनाएगा। ठीक है, और ये क्या, यदि हम ऊपर में पॉजिटिव प्लेट और नीचे में नेगेटिव प्लेट रखे तो ये इधर की ओर नेगेटिव की ओर मुड़ जाएगा, ये वाला किरण। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोटॉन के देखिए यहाँ पे प्रोटॉन के कुछ तत्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आपका प्रोटॉन पर आवेश है, चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस साइन होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे एक और नोट में याद रखें कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ना, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना भारी होता है। एक प्रोटॉन जो है यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को 1840 से इंटू करेंगे ना, तब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, तो कहीं कहीं किताब में 1838 भी दिया रहता है, तो वो मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है 1838 या 40। ठीक है, इतना हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, यानी एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है, 1840 गुना भारी होता है। इसी तरह से उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से जो है 1840 गुना हल्का होता है। ठीक है, तो ये हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो खोज हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज।
ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये हम लोग देखते हैं। तो जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे लिथियम, बोरॉन इत्यादि की अल्फा कणों के साथ भिड़ंत करवाई, जिसके कारणवश एक नए कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे की उत्पत्ति सिद्ध हुई। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी न्यूट्रॉन के बारे में देखिए कि न्यूट्रॉन का जो नाम जो है चैडविक ने दिया। ठीक है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होता है। ठीक है, तो एक और भी बात याद रखें कि हाइड्रोजन जो है ना उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और देखिए, और यहाँ पर ये बताया गया ही है कि ये जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर 0 आवेश होता है। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और इस पे आवेश नहीं होता है जबकि प्रोटॉन पे होता है। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक कम है, बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है प्रोटॉन की तुलना में, न्यूट्रॉन की तुलना में। ठीक है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होगा। यानी कोई भी परमाणु का द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, तो उसमें जितने भी प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग ही परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। तो ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई और न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तब वैज्ञानिकों के बीच में परमाणु मॉडल का एक कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश की गई। ठीक है, यानी परमाणु अब कैसे दिखता है। डाल्टन ने तो बताया था कि एक गोल टाइप का दिखता है, स्फीयर टाइप का, गोले टाइप का, लेकिन और उन्होंने क्या बोला था कि एटम को 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, मतलब एटम यानी परमाणु है एक अविभाज्य कण है, लेकिन ये बात तो गलत हो गया। अब क्या है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो ये कैसे उसके अंदर सजे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने अब परमाणु मॉडल तैयार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आए थॉमसन। ठीक है, और थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो उन्होंने क्या कहा, परमाणु मॉडल देखिए किस टाइप का है उनका। ठीक है, उनके परमाणु मॉडल के बारे में भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए, तो यहां से थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, उन्होंने थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं। तो जो थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया ना, ये देखिए इस तरह का, और उसे क्या कहते हैं, एक तारबूज की तरह, एक तारबूज की तरह माना। ठीक है, डाल्टन का कहिए, थॉमसन का कहना है कि परमाणु कैसा है, तो एक तारबूज के समान है। ठीक है, और इसका जो अंदर वाला जो लाल भाग है वो धन आवेशित गोला, मतलब एक प्रोटॉन है, और इसका जो बीज है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये किसका कहना है, तो थॉमसन का कहना है। देखिए यहाँ पे थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तारबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तारबूज के बीज की भांति धंसा हुआ है। ठीक है, यानी थॉमसन के अनुसार परमाणु तारबूज के समान है, उसका लाल भाग प्रोटॉन है, और उसका जो बीच है, जो बिच्चा है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन देखिए, हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिक को यह मॉडल नहीं समझ आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। ठीक है, तो इसे फेल कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों को इसका मॉडल उतना समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो उसके बाद अब देखें कि ये रदरफोर्ड ने आया। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया है। ठीक है,
तो उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, अब दूसरा में क्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो इसका भी फेल हो गया, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी फेल हो गया, उसके बाद ना आया बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो बच्चों हुआ क्या, देखिए कि रदरफोर्ड ने पहले क्या किया कि इस तरह से गोल्ड का, ये गोल्ड का एक फॉइल है, बहुत पतला सा फॉइल है। ठीक है, चादर के समान का, ये बहुत पतला सा है। ठीक है, और इससे क्या हुआ, ये देखिए इसमें अल्फा पार्टिकल रखने वाला एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया है, जिससे अल्फा पार्टिकल तेजी से निकलता है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट किया गया है, रदरफोर्ड के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया और पता लगाया गया कि आखिर प्रोटॉन एटम के अंदर यानी परमाणु के अंदर प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक गोल्ड का एक फॉइल लिया। देखिए ये येलो वाला क्या है, गोल्ड का एक फॉइल है, बहुत पतला सा चादर है। ठीक है, और इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं और अल्फा पार्टिकल तेजी से इस पे बमबार किया गया, इसके गोल्ड फॉइल पे तेजी से बमबार किया गया। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा इसमें गया, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए कि इसका क्या है, इसको और अभी हम लोग इस यहाँ पे एक जूम करते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये देखिए ये क्या है, गोल्ड में एक एटम है, ये वो जो गोल्ड हम लोग दिखाए यहाँ पे, ये जो गोल्ड दिखे, तो यहाँ पर एक एटम को जूम किया गया और देखा गया। देखिए यहाँ पे तो देखा गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल का जो रे था ना, वो सब देखिए ये सब बाहर निकल जा रहा है, ये सब बाहर निकल जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो है, जो सेंटर के करीब में जो रे था, ये जो किरण था, वो तिरछा मुड़ गया। देखिए इस तरह से मुड़ गया। ठीक है, ये देखिए यहां से कुछ मुड़ गया। ठीक है, और जो सीधा एकदम सेंटर से जो हो जा रहा था, वो तो रिटर्न होकर के फिर उसी पाथ पे लौट आया। ठीक है, और ये देखिए, और इसके जो नजदीक वाला था, ये देखिए तेजी से इधर मुड़ा। ठीक है, तेजी से इस तरह से मुड़ा, कौन, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल का जो रे है वो। तब डाल्टन ने निष्कर्ष निकाला, देखिए डाल्टन ने निष्कर्ष निकाला कि एटम के यानी परमाणु के अंदर जो है अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, तभी तो बहुत सारे, यहां पर देखिए बहुत कम दिया गया है, लेकिन 12,000 13,000 रे जब भेजा गया, इसके एटम से पास करवाया गया, तो मात्र 2 या 3 जो है कि ये किरण जो है मुड़ी। ठीक है, और नहीं तो सब का सब सीधा पास हो गया। तो इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जरूर परमाणु के अंदर जो है बहुत जगह खाली जगह है। देखिए इधर में बहुत जगह खाली जगह है, परंतु केंद्र में कोई धन आवेशित कण है। ठीक है, जो कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, जब वो केंद्र की ओर जाता है तो वो मुड़ करके फिर अपने मार्ग में ही वापस लौट आता है। ठीक है, या मुड़ के इधर मुड़ जा रहा है या इधर मुड़ जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस के अंदर धन आवेशित है, और ये जो अल्फा कण है ना, अल्फा कण पे भी धन आवेशित होता है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। ठीक है, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल पीछे की ओर मुड़ गया। ठीक है, यहां वाला अल्फा पार्टिकल नहीं मुड़ा, यहां वाला अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो गया। तो यहां पे ये हुआ कि परमाणु के अंदर ये सब भाग खाली है, ये सब भाग क्या है, खाली है, और केंद्र में क्या है कि कोई धन आवेशित कण है, जिसे रदरफोर्ड ने बोला कि प्रोटॉन है। ठीक है, और ये जो केंद्र है ना, इसे रदरफोर्ड ने क्या बोला कि नाभिक है। ये परमाणु का क्या है, नाभिक है, और नाभिक के अंदर ही क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहे हैं। ये रदरफोर्ड का कहना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ पे था, अच्छा,
यहाँ पे हम लोग रदरफोर्ड के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो इतना समझ में आया हम लोग को। और अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आप देखें तो थॉमसन का परमाणु मॉडल तो पढ़ लिए थे। ये देखिए रदरफोर्ड, देखिए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से तेज से चल रहे अल्फा, ठीक है, कणों को सोने के पन्नी से टकराई, ठीक है, जो भी हम लोग ऊपर में देखें, ठीक है। तो अब इस प्रयोग का परिणाम क्या निकला, सो देखिए ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। हम लोग देखें कि सीधा निकल गया, ठीक है। कुछ अल्फा कण निम्न कोण से मुड़ गया, और कुछ तो है कि निम्न कोण से माने एक्यूट एंगल से वो मुड़ गया, ठीक है। और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। देखिए बोले थे ना कि 12,000 कण में से एक कण वापस आ गया, ठीक है। तो अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। देखिए तो इसे निष्कर्ष क्या निकाला, तो उन्होंने कहा कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खाली है, और वास्तव में है भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, परमाणु के बीच एक धन आवेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है। देखिए जो परमाणु का केंद्र था उसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और ये कौन खोजा, ये रदरफोर्ड इसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गया और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग का बहुत छोटे से भाग में मौजूद होता है। और नाभिक का आयतन देखिए, नाभिक का आयतन 10⁻⁵ गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए नाभिक का आयतन इक्वल टू 10⁻⁵ इंटू परमाणु का आयतन, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी देखा। चलिए अब देखिए और क्या निष्कर्ष निकलता है, तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है और नाभिक के चारों ओर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, क्योंकि प्रोटॉन ही भारी होता है, तो उसी के कारण उसका द्रव्यमान भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये भी बात ठीक कहा गया है रदरफोर्ड के द्वारा। उसके बाद देखिए अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो ये सब एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। देखिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, ठीक है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ठीक है। परमाणु कितना भारी है उसका पता उसके नाभिक से में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लगाया जा सकता है, ठीक है। ये आप याद रखें। फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर देखिए वलयकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। देखिए तो ये क्या कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा कि बीच में तो नाभिक है और इसके चारों ओर देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं परमाणु में, ठीक है। ये देखिए नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, ठीक है। तो परमाणु बड़ा होता है और उसके अंदर में जो छोटा वाला भाग है ना वही नाभिक होता है, तो छोटा तो होगा ही, ठीक है। चलिए लेकिन अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, क्या हुआ जो कि परमाणु मॉडल इसका फेल हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके कमियां के बारे में पता करेंगे हम लोग। देखिए तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयकार मार्ग में चक्कर लगाता है, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी कमियां क्या हुआ, रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक
के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा तो इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में गिर जाएगा, और गिर करके ये पूरा का पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में। हम लोग देखते हैं कि कोई पदार्थ बहुत दिन तक टिका हुआ है, उसका परमाणु जो है नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए क्या किया है कि रदरफोर्ड, और इस बात को कि ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है, इस बात को रदरफोर्ड ने नहीं समझा पाए। ठीक है, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि ये घूमते रहते हैं, तो अलग, और दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि जब ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये तो एक दिन नाभिक में गिर जाएंगे और मेरा नाभिक जो है, ये परमाणु जो मेरा है वो नष्ट हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इस बातों को वो अच्छी तरह से नहीं समझा पाए रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसलिए इनको फेल कर दिया गया। ठीक है, तो यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो अब है बच्चों बोर का परमाणु मॉडल, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।